गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट डी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले के जो सेट ए, बी और सी थे उनकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमको सही विकल्प का चयन कर लिखिए मिल रहा है। उसके अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्म है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है गेहूं, चाय, धान, कॉफ़ी। ठीक है, तो जो ओस, अमन और बोरो है वो जो है तो किस फसल की किस्म हो जाएगी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन, यानी कि जो है धान। ठीक है, मतलब ओस, अमन, बोरो जो है किस फसल की किस्म है, धान की किस्म है। ठीक है, किस्म यानी कि प्रजाति। ठीक है, जाति एक होती है और प्रजाति अनेक होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न दूसरा। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, हमारे ऑप्शन है 2, 4, 3 और 5। ठीक है, तो कितने होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, मतलब जो है 2 होते हैं। कितने होते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग, 2 होते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3 है सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि हमारे ऑप्शन है यह विविधता को अपने में समेट लेती है। दूसरा ख नंबर ऑप्शन है देश की एकता को कमज़ोर करती है। तीसरा ऑप्शन है फैसले लेने में देर करती है। चौथा ऑप्शन है निर्णय को मजबूत करती है। तो इसका जो का नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है एशिया। ठीक है, तो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला है भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है, हमारे ऑप्शन है अति उच्च श्रेणी, उच्च श्रेणी, मध्यम और निम्न श्रेणी। ठीक है, तो किस श्रेणी में आता है ये, तो मध्यम श्रेणी, यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। मानव विकास किस श्रेणी में है, भारत जो है भारत का जो है मानव विकास किस श्रेणी में है, मध्यम श्रेणी में है। उसके बाद अगला देखते हैं 6 नंबर देखते हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, ऑप्शन है अल्प बेरोजगार, अति बेरोजगार, बेरोजगार। ठीक है, कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं अल्प बेरोजगार, अगला 6 नंबर देखते हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। ठीक है, का ऑप्शन है अल्प रोजगार, खा है अति रोजगार, गा है बेरोजगार और घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प रोजगार होते हैं। उनके पास क्या होते हैं, अल्प रोजगार, मतलब कम रोजगार होते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खाली स्थान स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थान है, तीसरा है। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, कौन, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। कपास खाली स्थान का पहला प्रतीक थी। कपास जो है तो किसका प्रतीक थी, नए युग का, किसका, नए युग का प्रतीक थी, नए युग। अगला है शिक्षा खाली स्थान सूची का विषय है, तो कौन सी सूची का हो जाएगा, समवर्ती, समवर्ती,
समवर्ती सूची का विषय। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खाली स्थान पर आधारित होती है। ठीक है, किस पर आधारित होती है? समता पर। समता, राजनीतिक समता पर आधारित होती है या समानता पर। उसी समता या समानता दोनों एक ही चीज़ है। आगे देखते हैं, देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक मतलब जो साक्षर हैं वो क्या होती है? पुरुष की साक्षरता अधिक होती है। महिला कम साक्षर होती है, पुरुष अधिक साक्षर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। अगला प्रश्न है, पहला है, इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है। हाँ, मतलब आपूर्ति का मतलब ये है कि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा जल की व्यवस्था करी है इंदिरा गांधी नहर ने। दूसरा है, कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर हुआ है। नहीं, पूर्वी तट पर नहीं हुआ है। अगला है, आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। हाँ, सही हो जाएगा। अगला है, 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। नहीं फेंका था। अगला 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया। ये सही है। आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जोड़ी देखते हैं। जैसे पहला है, अंतःस्थलीय नदी पत्तन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, हाँ नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा है मार्सेई, इसका सही जो है तो ऑप्शन लग जाएगा यंग इटली हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मार्सेई का क्या हो जाएगा? यंग इटली हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है सामुदायिक, तो ये हो जाएगा, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति समुदाय कहलाते हैं। संप्रदाय की बात करें तो धर्म, ये हो जाएगा का हो जाएगा धर्म को समुदाय का आधार, और जबकि सामुदायिक का हो जाएगा ये द नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, देश को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो देश को जो सर्वाधिक आय है उसका ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र से होती है। ठीक है, देश को जो सर्वाधिक आय प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? सेवा क्षेत्र से होती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है तो वो कैसी प्रणाली है? इसका जो है ऑप्शन लग जाएगा यहाँ पे आ नंबर वाला। ठीक है, वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ये। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो टिहरी में जो है किसानों के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये जो है तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अगला है, किस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई है? तो जो है किस दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई है? तो 1920 के दशक में की गई है। दशक का मतलब है 10 साल का एक दशक होता है। ठीक है, अगला है, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार क्या कहलाता है? तो फ्लाई शटल कहलाता है। ठीक है, जो कि जो है धागे को बनाने का एक यंत्र है। ठीक है, एक औजार है। अगला है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? ठीक है, क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, इसलिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। अगला है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताएं। ठीक है, तो टाटा मोटर्स हो गई। ठीक है, टाटा मोटर्स जो है तो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक साथ 2 या 2 से अधिक देशों के साथ व्यापार करे, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? तो पट्टी कृषि में बड़े खेतों को जो है पट्टियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, किसमें? पट्टियों में, मेड़ बना करके। ठीक है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां भी उगाई जाती हैं, जो कि पवनों द्वारा जनित जो बल होता है वो जो है उसको कमज़ोर कर देती हैं। मतलब पवनों के बल को यह पट्टियाँ कमज़ोर कर देती हैं ताकि फसल को कोई नुकसान ना हो। इस तरह की कृषि पट्टी कृषि कहलाती है।
वहीं पर अगर हम अथवा में देखें तो शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, तो यह वह भूमि होती है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, उसे ही शुद्ध या निबल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समोच्च जुताई किसे कहते हैं, तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति जो है घट जाती है, इसे ही समोच्च जुताई कहते हैं। जैसे ये ढाल है ना, खेत है ये, ठीक है, तो इस पर जो है तो जुताई ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये वाला जो है रॉन्ग है, ठीक है, मतलब तिरछा होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है कि मृदा का अपरदन कम हो। उसके बाद देखते हैं मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषता बतानी है, ठीक है, तो इस मृदा में नमी कम रहती है। मरुस्थलीय मृदा में राजस्थान का थार मरुस्थल है इसका एक एग्जाम्पल, वहाँ पर नमी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए क्योंकि बारिश भी बहुत ही कम होती है उस एरिया में। मृदा में खनिज नमक की मात्रा जो होती है वो अधिक पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताना है, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये रोपण फसलें हैं, ठीक है, या इनको जो है हम व्यापारिक फसलें भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कृषि के प्रमुख प्रकार बताने हैं, जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, इसमें क्या होता था कि शुरू में कृषक जो है तो केवल अपने परिवार के खाने के लिए परिवार की मदद से ही फसलें उगाता था, तो उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब इसमें बाजार में बेचने के लिए फसलें नहीं उगाई जाती थी, केवल अपने परिवार के खाने के लिए उगाई जाती थी, और इसमें बहुत ज़्यादा मशीनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता था। गहन जीविका कृषि क्या होती है, मतलब कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन लेना ही गहन जीविका कृषि है। मतलब उसमें वैज्ञानिक तरीके से हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके और खाद्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके जो कृषि की जाए वो गहन जीविका कृषि है। वाणिज्यिक कृषि वह कृषि है जिसमें जो है तो केवल बेचने के उद्देश्य से फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला, गन्ना, है ना, ये वाणिज्यिक फसलें हैं जिसको व्यापार करने के उद्देश्य से उगाया जाता है। वहीं पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, मतलब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसके माध्यम से, जैसे हम कंप्यूटर के माध्यम से या दूर संचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सूचनाओं को पहुंचाते हैं, उसे ही हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। अगर हम वहीं पे अथवा की बात करें, आधारभूत उद्योग क्या है, तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। जैसे जो लोहा है वह एक ऐसा उद्योग है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को, इसलिए क्योंकि आज हर उद्योग लोहे पर निर्भर है, ठीक है। आधारभूत उद्योग का उदाहरण है जैसे प्रगलन, तावा प्रगलन, प्रगलन का मतलब है पिघलना, एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है, तावा प्रगलन उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग आधारभूत उद्योग के उदाहरण। उसके बाद देखते हैं परिवहन किसे कहते हैं, ठीक है, तो वस्तुएं एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को जो है परिवहन कहते हैं। अब चाहे वो हवा के माध्यम से बह के जाए, चाहे वो जो है तो सड़कों के माध्यम से जाए, चाहे वो पानी में बह के जाए, उसी को परिवहन कहते हैं। परिवहन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, 3 प्रकार, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है। वहीं पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में वस्तुएं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और इसके 2 घटक हैं, आयात व निर्यात। आयात का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी वस्तु की कमी है तो हम विदेशों से वो वस्तु को मंगवाएं तो वो आयात है। और निर्यात का मतलब हमारे देश में किसी वस्तु का अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उस वस्तु को हम विदेशों में बेच दें, मतलब विदेश भेज दें वस्तुओं को, तो वो निर्यात कहलाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम पवन हंस की बात करें कि पवन हंस क्या है, तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, ठीक है, जो तेल या प्राकृतिक गैस के माध्यम से जो है तो चलता है, ठीक है। और यह जो है तो जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते, अगम्य स्थान होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बर्फीली एरिया हो गया, वहाँ पर जो है ये आसानी से चले जा सकते हैं, ठीक है, दुर्लभ भूभागों में ये जा सकते हैं, तो उसी को पवन हंस कहते हैं, ठीक है। अगला है रेल परिवहन की 2 विशेषताएं बतानी है, तो जैसे रेल परिवहन वस्तुओं एवं यात्रियों का जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, पहली चीज़। दूसरा है रेल जो है देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के जो है तो गति प्रदान करता है, ठीक है।
मतलब कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषकों के लिए खाद वगैरह जो है वो ट्रेन के माध्यम से ही आती है, रेल परिवहन से ही आती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विनिमय दर व्यवस्था का अर्थ बताना है। तो यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को, ठीक है, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, वही विनिमय दर व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। तो मतलब जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के साथ या देशों के साथ व्यापार करे जो कंपनी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। फ्लाई शटल क्या है? यह रस्सियों व पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? धागों की बुनाई के लिए किया जाता है। यह फ्लाई शटल जो है तो क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में पिरो देती है। फ्लाई शटल का आविष्कार बुनकरों को बड़े करघे चलाना, फ्लाई शटल के आविष्कार से जो है तो बुनकर जो बड़े करघे चलाते थे उनको चलाना और आसान हो गया, कपड़े बनाने में काफ़ी मदद मिलने लगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गिल्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो उत्पादों के संगठन होते थे गिल्ड्स, जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे यानी ट्रेनिंग देते थे तथा उत्पादकों पर नियंत्रण भी रखते थे और प्रतिस्पर्धा व मूल्य को भी तय करते थे। और व्यापार में जो नए लोग आ रहे होते हैं उन नए लोगों को वो रोकते भी हैं। शासकों ने विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों और उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करें पेज नंबर 14 की मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार से मदद की। तो मुद्रण संस्कृति के कारण जो है तो भारतीय लोगों की जो है तो सामाजिक और राजनीतिक विचारों में आधुनिक क्षेत्रों, आधुनिक आर्थिक विचारों काफ़ी कुछ जो है तो बदलाव देखने को मिला है मुद्रण संस्कृति के कारण। ठीक है, मुद्रण संस्कृति जो है तो राष्ट्रवाद के विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। ठीक है, इन्हीं संस्कृति के कारण ही भारत के सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, आधुनिक विकास संभव हो पाया है तथा जनसाधारण की जागृति का भी विकास हुआ है मुद्रण संस्कृति के ही कारण। ठीक है, गुटेनबर्ग प्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो गुटेनबर्ग जो है तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है तो प्रिंटिंग प्रेस मॉडल का आविष्कार किया 1448 में। ठीक है, गुटेन प्रेस जिसके को है तो गुटेन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, योहान गुटेनबर्ग ने एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मॉडल का 1448 में क्या किया? निर्माण किया, जिसे गुटेन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रेस जैतून प्रेस का एक विकसित रूप था। इन्होंने जो है तो वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए गए थे इसमें गुटेनबर्ग प्रेस में। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने से भी अधिक छाप सकता था। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि गाथा गीत से क्या समझते हैं आप। ठीक है, तो गाथा गीत से आशय लोकगीत के उस आख्यान से है जिसे गाया या सुनाया जाता है, वही है गाया गीत। ठीक है, अगला है वार्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट क्या है। अंग्रेजी सरकार ने 1857 में क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगा दिया था। ठीक है, मतलब जो है अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो जो प्रतिबंध लगाया था वो इसी एक्ट के तहत लगाया था। ठीक है, वार्नाक्यूलर एक्ट के तहत। ठीक है, इसी संदर्भ में जो है आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इसे सरकार ने भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय सेंसर करने का जो व्यापक अधिकार मिल गया था कंपनी को। इस एक्ट में अखबारों को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें भी छीनी जा सकती थी। ठीक है, ये एक्ट जो है तो प्रेसों के पूरी तरह से एकदम खिलाफ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है वो है जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में भी और एक लेखांकन वर्ष में भी प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, ठीक है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, ठीक है,
जो है तो क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, यानी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अथवा वाला प्रश्न, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, वे सभी आर्थिक गतिविधियां जिनके द्वारा पैसे की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पैसे कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जिससे जो है तो हमें क्या है, धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे एक नर्स का हॉस्पिटल में काम करना, किसी व्यक्ति का बैंक में काम करना आदि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, मतलब सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कंटेनर क्या है। तो वस्तुओं को लाने एवं ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला डिब्बा कंटेनर। ठीक है, क्या डिब्बा क्या कहलाता है, कंटेनर कहलाता है। कंटेनर से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने में गति में वृद्धि हुई है। वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसको देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिनके द्वारा जिन पर जो है सभी दूसरे जीव निर्भर हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वनों, वन पदार्थों, खनिजों एवं अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती हुई औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सीमाएं हैं, प्रणाली का मतलब होता है फ्रेंड्स व्यवस्था। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सीमाएं हैं वो है, एक नंबर देखते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने एवं बेचने पर सहमति रखते हों। ठीक है, दूसरी है बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी है वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना अति कठिन है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, उसके बाद अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, विकास के लिए ऋण की भूमिका। ठीक है, तो सभी व्यावसायिक क्रियाएं विकास का एक अच्छी ऋण प्रणाली पर निर्भर करता है। मतलब सभी व्यावसायिक क्रियाओं का जो विकास है वो किस पर निर्भर करेगा, ऋण व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ऋण व्यावसायिक क्रियाओं को कच्चे माल, कार्यशील पूंजी से संबंधित आवश्यकताओं को संतुष्ट कराता है। ठीक है, यह व्यवसाय के जो है तो लाभ अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करता है ऋण। ठीक है, और इसी कारण सभी लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में भी साथ साथ वृद्धि होती है, जो विकास का सूचक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के विकास में ऋण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा के परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। परंपरागत यानी कि जो पुराने हैं, ठीक है, जिनका जो है हम एक बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग के लिए ये नहीं रह जाते। ठीक है, मतलब जो है एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, अर्थात हम जिनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते वो परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला। ठीक है, कोयला जो है एक बार जलने के बाद जो है तो हम उसको दोबारा नहीं जला सकते। कोयला भारत में बहुत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जो कि जीवों के अवशेष, जीवाश्म का मतलब है जीवों के अवशेषों से मिला है। ठीक है, करोड़ों वर्ष जो है पृथ्वी के नीचे, मिट्टी के नीचे दबे रहने से जो है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की टहनियों को के जो है तो दब जाने के बाद जो है कोयले का निर्माण हुआ है। यह हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन व उद्योगों, घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा आपूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो परंपरागत साधन है वह है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रमुख साधन है खनिज तेल पेट्रोलियम है, यानी डीजल पेट्रोल। पेट्रोलियम में डीजल और पेट्रोल दोनों आ जाता है। ठीक है, यह ताप प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक एवं अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है।
वहीं पे अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें, तीसरा जो परंपरागत साधन है वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी जो है तो स्वच्छ ऊर्जा जो संसाधन है, जो पेट्रोलियम के साथ साथ है अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम अगला प्रश्न देखें, राइट होल खनन क्या है, तो भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निर्माण सरकारी अनुमति के बाद ही संभव हुआ है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के विशाल भंडार हैं, जो वाई चेरापूंजी में कई परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग बनाकर कोयले का खनन करते हैं। इसे ही रैट खनन कहा जाता है। मतलब जैसे कोयले का भंडार है, चूने का भंडार है, डोलोमाइट का भंडार है और हमको कोयले की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, ज़मीन के नीचे ही नीचे सुरंग बना डालेंगे, जैसे चूहा बनाता है। ठीक है, इसीलिए उसको रैट होल खनन कहेंगे। और हम कोयला जो हमको ज़रूरत है वो हम वहाँ से ले आएंगे सुरंग के माध्यम से। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करना है। तो देखते हैं, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया है, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें इन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीत गाए, नारे लगाए, जुलूस निकाले। आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान और हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल की मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। इस आंदोलन ने भारतीयों के मन में अंग्रेज शासन का खौफ कम कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अथवा में देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है विस्तार से। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया। इस आंदोलन का शुभारंभ गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया था। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। बहिष्कार का मतलब है कि अंग्रेजों के द्वारा दी हुई चीज़ों को फेंक देना, वापस लौटा देना ही बहिष्कार है। सरकार की दुकानों पर पिकेटिंग की जाने लगी। पिकेटिंग का मतलब है कि शराब की जो दुकानें वहाँ पर जाने से लोगों को रोक दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। ठीक है, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। वे लकड़ी बीनने, मवेशियों को चराने और आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने जो है तो कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफूर खान को गिरफ्तार किया गया तो भीड़ वक्त जो है तो सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों में हमले शुरू कर दिए। भयभीत अंग्रेजी सरकार ने जो है तो निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए, औरतों बच्चों को मारा पीटा। लगभग 1 लाख से
अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी की इरविन के साथ समझौता हो गया और गांधी जी आंदोलन स्थगित कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए। उन्होंने जो है तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनके मांगों को अस्वीकार कर दिया। अतः 1932 में गांधी जी ने के नेतृत्व में पुनः आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, वहीं पर प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। राजनीतिक दलों की उपयोगिता बताना है। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की उपयोगिता निम्न कारणों से है। पहला है, विशाल देशों में एक या दो व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एक विचारधारा के समूह राजनीतिक दल ही शासन का संचालन कर सकते हैं। दूसरा है, राजनीतिक सरकार की गलत नीतियों का कुछ लोगों द्वारा विरोध कारागार असर नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल ही सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। राजनीतिक दल में एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं। यदि उन्हें कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनके द्वारा गठित सरकार क्षणिक ही होगी। ठीक है, हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। वे नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, विपक्ष की भूमिका एवं कई अन्य कार्य करते हैं। वहीं पर आगे देखते हैं अथवा में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका या जो है तो लोकतंत्र में विपक्ष के कार्य। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुसंख्यक दल के द्वारा किया जाता है। बहुमत के समर्थन के कारण सरकार कई बार मनमाने कानून व नीतियाँ लागू करने का प्रयास करती है और जनता पर अत्याचार करती है। विरोधी दल सरकार का विरोध करके उसकी निरंकुशता पर रोक लगाता है, उसे मनमानी करने से रोकता है विपक्षी दल। आगे है, जनमत की अभिव्यक्ति करना। जनमत, जन यानी जनता, मत यानी उसका वोट। ठीक है, विरोधी दल सरकार व साधारण जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। विभिन्न विषयों पर जनता की भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को सत्तारूढ़ दल सांसद तक पहुंचाते हैं। विरोधी दल विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जनमत जागृत करके अपने मत को प्रस्तुत करता है, जिससे जनमत के निर्माण में भी सहायता मिलती है। तीसरा है, राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के लिए जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना आवश्यक है। इसके बिना चुनावों के द्वारा सरकार में परिवर्तन लाना कठिन होता है। विरोधी दल सरकार की त्रुटियों को जनता तक पहुंचाते हैं, साथ ही सरकार के बारे में जनता को जानकारी देते हैं। इस प्रकार वे जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। अगला है, वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करना। विरोधी दल वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी समय सरकार अचानक त्यागपत्र दे देती है या उस पद से इस्तीफा दे देता है तो विरोधी दल तुरंत सरकार का गठन कर शासन की भागडोर संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।